नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सेहत में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो सेहत के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आजकल के व्यस्त जीवन और जीवन शैली के कारण महिलाएं और पुरुष दोनों ही इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं और निसंतानता उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। सेहत में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर के आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड आईसीएसआई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से डॉक्टर नलिनी मढ़लिया जी। डॉक्टर नलिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो माँ बनने का एहसास सभी महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। यदि आप किसी कारणवश माँ नहीं बन पा रही हैं या आप निसंतान हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आईवीएफ ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। आज आईवीएफ की सहायता से बहुत से दंपत्ति आसानी से माता पिता बन पा रहे हैं। आजकल के व्यस्त जीवन शैली के कारण महिलाएं और पुरुष दोनों ही इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं और इसी के चलते निसंतानता का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर नलिनी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर नलिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, ये तो लगभग सभी जानते ही हैं, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसे सब जानते हुए भी जो इसके शिकार हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा जाता है कि खुलकर वो इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। यही वजह होती है कि कभी कभी इतना ज़्यादा देर हो जाता है, इतना वक्त लग जाता है कि उनका सीधा असर उनके अपने पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगता है। आपकी राय इस पर? देखिए, इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, जिसको कि हम कॉमन टर्म्स में संतानहीनता कहते हैं, है ना। जी। तो जब संतानहीनता के शिकार हो जाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो ये इलाज वो इलाज, छोटे इलाज, फूंक झाड़, इन सब को पहले अपनाते हैं और बहुत लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। तो अगर कोई भी दंपत्ति है ना, जिनको कि संतान नहीं हो पा रही है, शादी के 1 वर्ष से ज़्यादा गुजर चुके हैं और वो अगर कोई भी गर्भ निरोधक नहीं उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई है तो उनको साल भर भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर अगर उनको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम इनफर्टिलिटी सेंटर में या फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में जाते हैं तो केवल टेस्ट ट्यूब ही समाधान बताएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फर्टिलिटी सेंटर में आते हैं तो हम महिला और पुरुष दोनों को वर्कअप करते हैं, उनमें गर्भधारण ना हो पाने के कारण क्या है इसका हम डायग्नोसिस करते हैं और जो भी डायग्नोसिस बनता है उसके आधार पे उनको सही गाइडेंस देते हैं और इलाज करते हैं। तो अगर आप समय रहते सही सेंटर का चुनाव कर लें, सही जगह पर पहुँचे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईवीएफ में जाना पड़े। उसके पहले भी बेसिक ट्रीटमेंट से, छोटा ट्रीटमेंट होता है आईयूआई, उससे भी आप गर्भधारण कर सकती हैं। बस ज़रूरत है तो आपको समय रहते सही जगह पर पहुँचने की। चलिए, बिल्कुल समय रहते सही जगह पर पहुंचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके अपने पर्सनल लाइफ पर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यही डॉक्टर भी सलाह हमेशा दिया करते हैं। टेस्ट ट्यूब का आपने जिक्र किया डॉक्टर नलिनी। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये भ्रम भी है, मिथ भी है ये लोगों में कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। ये क्या है, मिथ है, ट्रुथ है, क्या है? आपसे जान लेते हैं इस पर। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जब इलाज के लिए आते हैं या संतानहीनता के इलाज में जब टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं लोग कि टेस्ट ट्यूब कर रहे हैं मतलब 100% रिजल्ट मिलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका संतानहीनता का कारण क्या है, पुरुष में क्या कारण है, महिला में क्या कारण है, ये देखना पड़ता है। और जो रिज़ल्ट होता है वो केवल आईवीएफ सेंटर या हॉस्पिटल पे निर्भर नहीं करता है। आपका संतानहीनता का कारण क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी शादी को कितने समय निकल चुके हैं, इन सब बातों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमको फोकस करना पड़ता है। तो जो भी संतानहीनता का कारण रहता है, जैसे कि मैं बताऊं कि महिलाओं की उम्र अगर अधिक हो गई है, 35 वर्ष से ज़्यादा की जैसे उम्र हो गई है, तो जो अंडे की संख्या है और अंडे की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। वैसे पुरुषों में भी उम्र के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होते हैं। बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें इलाज के लिए आगे सोचना पड़ता है। अगर महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है, जैसे 40 वर्ष से अधिक की उम्र हो चुकी है और वो चाहती हैं कि वो स्वयं के अपने
गैमेट से मतलब बच्चा पा सकें, तो उसमें चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो महिलाओं की उम्र अगर बहुत ज़्यादा है, 40-45 के आसपास पहुंच गई हैं, तो उनको हम दूसरा ऑप्शन जो एग डोनेशन का है वो भी देते हैं, जिसमें कि हमें अच्छे गुणवत्ता के एग हम लेकर और पुरुष का स्पर्म लेकर उसको फर्टिलाइज़ करके उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनसे उनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डायग्नोसिस को लेते हुए ये सोचना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कौन से तरीके से उनको अधिक से अधिक सक्सेस मिल सकता है। हम्म। अभी मैम कुछ देर पहले ही आपसे बात हो रही थी कि लोग इसे लेकर बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। एक कारण तो वो होता ही है, दूसरी तरफ में लोग बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन लेने वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। आपकी सलाह इस पर, आपकी क्या राय है? देखिए, पहले क्या है, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इलाज के लिए लोगों को मेट्रोज़ में जाना पड़ता था, बड़े शहरों में जाना पड़ता था, महीने भर 15 दिन वहाँ रुकना पड़ता था। तो इलाज का जो खर्च होता है वो एक तरफ, और इतनी दूर आने जाने का, रुकने का, खाने का खर्चा भी साथ में जुड़ता था, तो इस तरह से उनके खर्चे बहुत बढ़ जाते थे। आज की डेट में ये सारी सुविधाएं आपके राज्य में, आपके शहर में उपलब्ध हैं। बहुत अच्छे सेंटर्स यहाँ पे हैं, और हमारे सेंटर में तो हमने विश्व स्तरीय मॉड्यूलर IVF लैब बनाकर रखा है, जिसके कारण कि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो बताने का मतलब ये है कि अब इन सब इलाजों के लिए आपको बहुत दूर जाने की, बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि IVF जो होता है, ठीक है, थोड़ा खर्चीला प्रोसीजर है। बेसिकली इसमें जो इंजेक्शंस होते हैं वो हम सब एकदम एक्सपर्ट, मतलब इम्पोर्टेड इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड डिस्पोजेबल मीडियास, ये सब यूज़ करते हैं, जिससे कि भ्रूण की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन खर्च को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग पेशेंट को EMI की भी फैसिलिटी देते हैं। एक तो हम लोग पैकेज ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि पैकेज ट्रीटमेंट में आपका जो ट्रीटमेंट है पूरा एक पैकेज में हो जाता है, और हमारे हॉस्पिटल का वो भी है, लोगो भी है कि न्यूनतम खर्च में अधिकतम सफलता। और दूसरा ये है कि हम लोग किस्त में भुगतान की सुविधा देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 1 लाख रुपये IVF का खर्च आ रहा है तो 1 लाख रुपये आपको एक बार में जमा करना है। आप 20-30,000 करके 3-4 पार्ट में करके भी किस्त में भुगतान करके IVF का ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो इससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है और जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी कम हो जाता है। आप जितने स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना रिजल्ट, उतना सक्सेस आपका ज़्यादा अच्छा होता है। हम्म। इस पूरे प्रोसीजर के लिए अगर कोई इसके शिकार हो गए हैं कोई कपल, तो इसमें अक्सर ये जो देखा जाता है कि समाज में महिलाओं को ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने आपने, और ये बहुत ज़रूरी सवाल था। बेसिकली क्या है, बांझपन केवल महिला के लिए उपयोग किया जाता है, संतानहीन महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चा पैदा करने में माँ और बाप दोनों का बराबर का हाथ रहता है ना। तो संतानहीनता का कारण महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कोई भी दंपत्ति जब आते हैं, महिला हमेशा, यूजुअली ऐसा होता है कि महिला को उसकी सास या उसकी माँ या उसकी जेठानी कोई भी लेकर आता है हमारे पास कंसल्टेशन के लिए। तो हम लोग फर्स्ट कंसल्टेशन में ही कहते हैं कि अगर दंपत्ति एक साथ आते हैं, महिला और पुरुष दोनों एक साथ आते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे हिस्ट्री टेकिंग, उनका वर्कअप, उनका एग्जामिनेशन, सारा कुछ करके हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि कारण महिला में है या पुरुष में है या दोनों में है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि महिला का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका रहता है, लाप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी भी हो चुका रहता है, इंजेक्शंस भी लग चुके हैं, एक्सरे भी हो गया है, और जब हम पुरुष की जांच करते हैं तो पता चलता है स्पर्म काउंट ही नहीं है, या बहुत कम स्पर्म काउंट है, या मोटिलिटी बहुत कम है। तो इसको छुपाने या दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुलकर डॉक्टर से बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई भी कारण नहीं है या ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कि लाइलाज है। बस बार बार मैं यही कह रही हूँ कि ज़रूरत है तो समय रहते आपको आगे आने की है। आप इसको दबा कर मत रखिए, छुपा कर मत रखिए। दंपत्ति, पति पत्नी दोनों साथ में अपना वर्कअप करिए, और जो भी कारण है उसका इलाज कराकर आप बच्चों के माता पिता बन सकते हैं। नसबंदी का भी आपने जिक्र किया, तो इससे संबंधित भी एक और सवाल था मन में कि क्या नसबंदी कराने के बाद भी ये प्रोसेस कराया जा सकता है, इसके लिए एलिजिबल होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली बहुत बार हमारे पास दंपत्ति आते हैं, जैसे दूसरा बच्चा होता है और तुरंत वो नसबंदी करा देते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे दंपत्ति आते हैं कि बच्चे का सडन डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ड्राउनिंग हो गई। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। एक माता पिता थे, उनका 17 ईयर्स का बच्चा हो चुका था, वॉलीबॉल प्लेयर का, नेशनल प्लेयर मतलब लेवल का फुटबॉल प्लेयर था। अभी कुछ साल पहले की बात है, यहीं खारून नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई।
उस समय उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। महिला की उम्र 48 वर्ष और पुरुष की उम्र थी लगभग 55 वर्ष। रोते बिलखते आए अब इतनी उम्र में, और उसका ऑलमोस्ट मेनोपॉज भी हो चुका था। तो उस कंडीशन में फिर से उनको माता पिता बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, पर हमने बीड़ा उठाया, उन्होंने भी हिम्मत किया और आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा उनको फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और दूसरा एक केस और मैं बताऊंगी, नसबंदी होने के बाद अभी 3 साल पहले की बात है। बच्चा जो है वो एक्सीडेंट में उसका ख़त्म हो गया, और नसबंदी करा चुके थे पर एक ही बच्चा था और उनको बच्चा चाहिए था। तो ऐसी प्रक्रिया में ज़रूरी नहीं है कि उनको वापस से नस खोला जाए, बिना नस खोले हम आईवीएफ की प्रक्रिया के द्वारा उनको फिर से गर्भधारण करा सकते हैं। तो अगर किसी की नसबंदी हो चुकी है, महिला की भी नसबंदी हो चुकी है या पुरुष की भी नसबंदी हो चुकी है, तो भी आईवीएफ प्रक्रिया अपनाकर वो आसानी से माता पिता बन सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आईवीएफ और इक्सी का मतलब ही नहीं समझ पाते, उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आपसे चाहेंगे हम कि आप ज़्यादा अच्छे से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं, इसे डिफरेंशिएट। बहुत अच्छा, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि आईवीएफ क्या है और इक्सी क्या है। बेसिकली अगर हम देखे जाएँ तो कॉमन टर्म में हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ में हम महिला के अंडाशय में से अंडे बाहर निकालते हैं आईवीएफ ओटी में, और पुरुष का जो स्पर्म रहता है वो लेते हैं वॉश करके। एग और स्पर्म दोनों को हम फर्टिलाइजेशन के लिए पेट्री डिश में इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर जो होता है उसका वातावरण जो रहता है वो पूरा मेंटेन किया जाता है, गर्भ की तरह उसको वातावरण वहाँ देकर बच्चे को विकसित किया जाता है। आईवीएफ में क्या है, हम स्पर्म और एग को एक साथ छोड़ देते हैं डिश में, मीडिया में, और स्पर्म जो है वो एग को अपने मन से फर्टिलाइजेशन करता है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पर्म होता है, जो बेस्ट स्पर्म रहता है वो एग को फर्टिलाइज करता है और भ्रूण तैयार होता है। इक्सी क्या होता है, अगर बेसिकली ये मेल फैक्टर के लिए किया जाता है, अगर स्पर्म की मात्रा बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, या स्पर्म में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है, या उसकी मोटिलिटी बहुत कमज़ोर है, कम है, उसमें संख्या कमज़ोरी है, कुछ किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, तो उस कंडीशन में हम बेस्ट स्पर्म जो रहता है उसको सेलेक्ट करके एक एक इंजेक्शन के द्वारा एक एक अंडे के अंदर सुई के द्वारा उसको निषेचित किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं इक्सी, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन ऑफ स्पर्म। तो इस तरह से आईवीएफ में हम नेचुरल सिलेक्शन ऑफ वो होता है, स्पर्म होता है, वो एग को स्वयं फर्टिलाइज करता है, जबकि इक्सी में हमको एक एक इंजेक्शन के द्वारा एग को फर्टिलाइज किया जाता है, और उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है भ्रूण बनने की वो दोनों में सिमिलर होती है। चलिए, बिल्कुल। इस प्रोसीजर के लिए महिला और पुरुष दोनों को ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये तो हमने आपसे समझ लिया है। नसबंदी के बारे में भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक दो केसेस आपने बताए हैं जिसके बारे में पता भी चला। पुरुषों की अगर बात करें तो क्या ज़ीरो स्पर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये हो सकता है प्रोसीजर? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, और बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, और बहुत बार तो वो टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने के बाद उनको पता चलता है कि स्पर्म काउंट नील है या ज़ीरो स्पर्म है, तो वो घर बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पर्म काउंट अगर नील है, ऐसा रिपोर्ट पेशेंट लेकर आ रहा है, तो हमको पहले ये देखना पड़ता है कि स्पर्म काउंट नील क्यों है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो स्पर्म बन ही नहीं रहा है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, या फिर स्पर्म बन रहा है, उनके डक्ट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है जिससे कि वो इजैकुलेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको कुछ प्रोसीजर होते हैं, सोनोग्राफी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन एनालिसिस होते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि स्पर्म बन नहीं रहा है या फिर स्पर्म जो है वो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बाहर नहीं आ पा रहा है। तो अगर स्पर्म बन ही नहीं रहा है, ज़ीरो काउंट है, जिसमें कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें तो फिर बैंक का सहारा लेना पड़ता है। डोनर होते हैं, स्पर्म डोनर होते हैं, स्पर्म बैंक होते हैं, वहाँ से हमको लेना पड़ता है। और दूसरा ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि अगर स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो इजैकुलेट में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बहुत छोटा सा एक ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, टेसा पेसा जो हम कहते हैं। उसमें इंजेक्शन के द्वारा हम टेस्टिस में से स्पर्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस स्पर्म से वो अपने स्वयं के स्पर्म से अपने बच्चे के पिता बन सकते हैं। स्पर्म बैंक का अगर हम यूज़ करते हैं, और महिला में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, केवल स्पर्म बैंक से अगर हमको स्पर्म लेना है, तो उसके लिए आईवीएफ में भी जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत छोटा और बहुत कम खर्च का प्रोसीजर होता है जिसको कि हम IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। उसके द्वारा वो माता पिता बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर महिला में भी प्रॉब्लम है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक है, या और भी कोई इंडिकेशन है जिसके कारण IVF ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में हमको IVF में जाना पड़ता है। मेनोपॉज को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक समय के बाद में महिलाओं के जीवन में ये प्रक्रिया तो आती ही है, उन्हें ये फेस करना ही होता है। तो क्या इसके बाद भी ऐसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल।
बहुत बार मैंने बताया था, जैसे कि बहुत भटकते रहते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इवन 25 ईयर्स, 28 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारे पास आते हैं। अब भी 3 दिन पहले डिलीवर हुई एक महिला जिसकी की शादी को 28 साल हो चुके थे। मतलब ऐसे दंपत्ति आते हैं जो ये भूल चुके होते हैं कि उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं, और माहवारी बंद होने के बाद कहीं से उनको पता चलता है कि यहाँ इसको सक्सेस मिला, वहाँ उसको सक्सेस मिला, तो फिर वो इलाज के लिए आते हैं हमारे पास। उस स्थिति में भी IVF प्रक्रिया के द्वारा ज़रूर माँ बना जा सकता है, लेकिन उसमें इलाज की, बहुत विशेष इलाज की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम पहले उनका अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, कुछ हार्मोन्स टेस्ट है वो करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कि हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, जिसमें कि हम एंडोस्कोपी के द्वारा गर्भाशय का जो अंदर का जांच है वो पूरी तरह से करते हैं। ब्लड सप्लाई बराबर है कि नहीं ये देखते हैं, गर्भाशय में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बायोप्सी कर लेते हैं एंडोमेट्रियम का, किसी प्रकार की कोई बीमारी भी तो नहीं है। ये सब रूल आउट करने के बाद में हम फिर उसको मेडिसिन चालू करते हैं, पुनः उसका जो मासिक धर्म है उसको, साइकिल को वापस चालू करवाते हैं। और जब महिला का मासिक धर्म वापस चालू हो जाता है तो IVF के द्वारा हम भ्रूण बनाकर, जब गर्भ तैयार हो जाता है, मतलब गर्भाशय जब तैयार हो जाता है बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, तब हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं उसमें। तो इस तरह से मासिक बंद होने के बाद भी बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पे भी माँ बनी हैं, और 48, 49, 50 साल की उम्र में भी महिलाएं माँ बनी हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स की बात करें या फिर PCOD जैसी समस्या की बात करें, तो ये सब भी कहीं ना कहीं फीमेल्स की लाइफ में रहता ही है। तो क्या ये किस हद तक जिम्मेदार है इस चीज़ के रुकावट के लिए? क्या ये वाकई रुकावट है? PCOD जो है अभी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया। इवन गर्ल्स जो है, टीनेज गर्ल्स जिनको अभी पीरियड चालू हुआ है, वो भी बहुत इरेगुलर पीरियड करके आती हैं। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी, PCOD जो है वो एक छोटे, मतलब लड़की 16 साल 17 साल की लड़की से लेकर 40-45 साल की उम्र तक भी देखने में मिलता है, 40 तक। यूजुअली मेनोपॉज के आसपास नहीं रहता है, बट 35-40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में भी देखने को मिलता है। एक तो क्लासिकल उनके फीचर्स होते हैं। PCOD जो है, थोड़े से ओबेसिटी रहती है, हिर्सुटिज्म रहता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ रहते हैं, पीरियड्स इरेगुलर स्कैंटी रहते हैं। इन सबको देख के हिस्ट्री में ही समझ में आ जाता है कि PCOD की समस्या हो सकती है। और अल्ट्रासाउंड के द्वारा आजकल हम लोग जो सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, उसमें तो बहुत अच्छे से डायग्नोस हो जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम है। PCOD में बेसिकली समस्या ये रहती है कि उनको अंडे नहीं बनते हैं समय पे, फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते हैं। फॉलिकल्स डेवलप भी होते हैं तो बहुत बार एम्प्टी फॉलिकल रहते हैं जिसमें कि एग नहीं रहते हैं। तो इसकी वजह से उनको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता रहता है, और मेन जो है वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो PCOD का हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट भी करते हैं, और मेडिकल के साथ साथ कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। मेडिकल में हम कुछ उनको मेडिसिन देते हैं, वेट लॉस के लिए बोलते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेट लॉस करने का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है PCOD के ऊपर। और इन सब चीज़ों से भी, मेडिसिन से अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर हम लाप्रोस्कोपी करते हैं, दूरबीन के द्वारा देखकर, और उसको ओवेरियन ड्रिलिंग जिसको कहते हैं, कि हम कॉटरी से उसको ड्रिल करते हैं, जिससे कि उनके हार्मोन्स लेवल थोड़े बैलेंस होते हैं, और जो अंडे बनने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है वो स्टिमुलेट होती है। हालांकि उसके बाद भी हमको थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में PCOD की ओवरी जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगती है, और वो माँ बनने में सक्षम हो जाती है। जी। समय काफ़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। हर किसी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा, जो उनका स्केड्यूल है वो बिज़ी हो चुका है, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है। इनफर्टिलिटी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके मेन कारण को लेकर अगर जोड़कर देखें, तो क्या ये वाकई जो स्केड्यूल है इस पर निर्भर करता है, या मेन कारण क्या है इसका? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी की एज में देखें हम, पहले जो शादी की उम्र थी 18, 20, 22, 23 वर्ष तक शादियाँ हो जाती थी। अभी तो 28, 29 साल के बाद में लड़कियां शादी के लिए बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं अभी बच्चे। तो शादी की उम्र भी जो है वो पहले से ज़्यादा लेट हो चुकी है, और शादी होने के बाद भी 3-4 साल तो अभी नहीं, प्लान नहीं करना, अभी कैरियर बनाना, इस चक्कर में ऐसे करते करते 30+ तो हो ही जाते हैं। तो ये जो रहता है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एज फैक्टर है। दूसरा, अभी का जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है। पहले ऐसा नहीं रहता था, हर कोई नंबर 1 होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। आप कॉरपोरेट में देख लो, आप स्वयं के बिजनेस में देख लो, आप जॉब में देख लो, हर जगह स्ट्रेस जो है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये स्ट्रेस फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सब लाइफ स्टाइल जो अभी चेंजेस आए हैं, ये सब के कारण भी इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज़ करते हैं, इन सब के कारण भी मेल और फीमेल दोनों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद बहुत बार देखा जाता है कि जो एडिक्शन होता है, मेल में तो रहता है, फीमेल में भी रहता है। तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जो कि
लाइफ स्टाइल से लेके, स्ट्रेस से लेके, एडिक्शन से लेके, और बहुत बार हम देखो अभी हम जो सब्जियां और फल खाते हैं कितने पेस्टिसाइड्स और ये सब रहते हैं। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इन सबको धीरे धीरे इनफर्टिलिटी की ओर ले जाने के लिए। तो समय रहते अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, डाइट प्रॉपर कर लेते हैं, अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम से बहुत हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कारण तो ये सभी बहुत छोटे हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन इक्वली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं और इसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन आपके पास में भी इससे जुड़े केसेस आते रहते होंगे, एक दो केसेस का आपने जिक्र भी किया। ज़्यादातर किस प्रकार के केसेस आपको फेस करने पड़ते हैं इनमें, कपल को लेकर? कपल को लेकर एक तो वही मैंने बताया कि लेट एज में हमारे पास, बहुत लेट हमारे पास मोस्टली जब तक पेशेंट आते हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल हो चुके रहते हैं। बहुत ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 1-2 साल में ही कंसल्ट करने लगते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है जिनकी शादी को लंबा समय हो चुका है, या बहुत बार कहीं पे ओवुलेशन इंडक्शन 3-4 बार करा चुके हैं, कहीं पे एक्सरे करा चुके हैं, कहीं पे IUI करा चुके हैं, उसके बाद हम तक आते हैं। और जब तक आते हैं एज भी निकल गया रहता है, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हो गए रहते हैं, स्पर्म काउंट भी काफ़ी कम रहता है। तो इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। दूसरा मैंने जो आपको बताया था कि नसबंदी ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद भी उनको बच्चा चाहिए, ऐसे हमारे बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं, झारखंड से, उड़ीसा से, MP बॉर्डर से, बालाघाट से, और इवन हरियाणा से। इस तरह के जो केसेस हैं ना, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं, वो बाहर से बहुत आते हैं हमारे पास में। चलिए, बिल्कुल। मैम, प्रोग्राम के आखिर में है हम चाहेंगे कि जो कपल या फिर जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि संतानहीनता अभिशाप नहीं है, बांझपन कोई बीमारी नहीं है कि नहीं है? बांझ एक तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी महिला को बांझ कहना बंद करिए। जिस दिन मैंने मेडिकल प्रैक्टिस गायनी में MD किया था, तभी मैंने एक संकल्प लिया था कि ये बांझपन का जो दंश है ये समाज से ख़त्म करना है, क्योंकि बांझपन जो है किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ी, मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा शब्द नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप में इतना दुखी रहते हैं। समाज में हर जगह से उनको केवल सुनने मिलता है, ताने सुनते हैं। मेरे पास पेशेंट आई थी जिसकी कि देवरानी को बच्चा हो गया था, उसकी जेठानी को वो अपने बच्चे को छूने नहीं देती थी, तुम बांझ हो करके। एक पेशेंट आई थी रायगढ़ से, जब मैंने उसका IVF किया और उसके बाद सोनोग्राफी किया, 17 साल बाद उसको प्रेगनेंसी हुई थी, और उसको जैसे ही मैंने बताया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आया, इतनी अच्छी बात बताई, रो क्यों रही है? तो बोली क्या बताऊँ मैडम, आज 17 साल में पहली बार मैं सुन रही हूँ कि मैं माँ बनी हूँ। मुझे केवल बांझ कहकर, मेरा देवर है वो, उसने मुझे कभी भाभी नहीं बोला, केवल बांझ के नाम से पुकारते हैं। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि बांझपन कोई बीमारी नहीं है, इसमें महिला की कोई गलती नहीं है। बस ये है कि हम समय रहते डॉक्टर से मिलें, समय रहते डायग्नोसिस करें, उसका उपचार करें। और पुरुषों के लिए भी, पुरुषों में भी ठीक है, कमी हो सकती है, ज़ीरो काउंट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए निराश या उदास होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते आप अपना एक कदम आगे बढ़ाइए, हम हमेशा आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बंद करके सहयोग करके इलाज करवाएं। आप माता पिता ज़रूर बनेंगे, क्योंकि विज्ञान में इतनी तरक्की हो गई है कि कोई भी कारण जो है वो लाइलाज नहीं है। आप आगे आइए, अपना इलाज कराइए और माता पिता बनने का सुख पाइए। चलिए, बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आपने डॉक्टर नंदिनी जी हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को दिया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और इनफर्टिलिटी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आपने हमारे व्यूअर्स से साझा की हैं। तो इसी के साथ आज हमारे सेहत के कार्यक्रम में हमने इनफर्टिलिटी को लेकर ढेर सारी जानकारियां डॉक्टर नलिनी जी से ली है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और आखिर में उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज आप सभी के लिए दिया है कि कोई भी चीज़ रोड़ा नहीं बन सकती है, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की साइंस कर चुका है कि हर चीज़ का इलाज है। ज़रूरत है तो बस समय रहते आपको नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कराने की, उनसे सलाह लेने की। इसी के साथ आज हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे आप सभी के सामने एक नए टॉपिक को लेकर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।